गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। पीएम मोदी में मानवता के लिए सफाई कर्मचारियों के पैर धोना अब गायब हो गया, संजय राउत। कोरोना वायरस प्रेरित तालाबंदी के बीच प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर केंद्र में एक कड़ी चोट करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूढ़िवादी श्रमिकों के पैर धोने से दिखाई गई मानवता अब गायब हो गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित साप्ताहिक कॉलम राउत ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 4 कंजर्वेटरी कर्मचारियों के पैर धोए और हमें मानवता दिखाई। ऐसा लगता है कि यह मानवता पिछले 3 महीनों में गायब हो गई है। पीएम ने कहा था, पिछले फरवरी में प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान सफाई कर्मचारियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं के पैरों को उनके काम के सम्मान के रूप में धोया गया। इसके अलावा जो संसद में सामना के कार्यकारी संपादक और मुख्य सचेतक है, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के राजनीतिकरण और प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के बीच सामान्यताएं बनाए जो तालाबंदी का खामियाजा भुगत रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है। अपने ही देश में शरणार्थियों के रूप में रहने का अक्सर राजनीतिकरण किया गया है। चक्रवात अम्फान, सेना बंगाल में राहत प्रयासों में शामिल होती है। पश्चिम बंगाल में चक्रवात आने के 3 दिन बाद राज्य सरकार ने शनिवार को आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं की बहाली प्रक्रिया को तेज करने के लिए सेना के समर्थन का आह्वान किया। राज्य के गृह विभाग ने रेलवे, बंदरगाह और निजी क्षेत्रों से बंगाल मिशन के पुनर्निर्माण के लिए टीमों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया। शनिवार को मरने वालों की संख्या 86 हो गई। ईस्टर्न कमांड के फोर्ट विलियम के 8 जवान शनिवार शाम को एक्शन में आ गए और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के साथ मिलकर कोलकाता में धमनियों से उखाड़े गए पेड़ों को हटाया। अधिकारियों ने कहा कि इस बीच राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की 10 ताज़ा टीमों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए पश्चिम बंगाल रवाना किया जा रहा है। अचानक लॉकडाउन लगाना गलत था, एक ही बार में उठाना उतना ही गलत होगा, उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि तालाबंदी को अचानक लागू करना गलत था और अभी से एक बार में नहीं उठाया जा सकता। महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच ठाकरे ने यह भी कहा कि इस दौरान अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। आगामी मानसून, अचानक ताला लगाना गलत था, इसे एक बार में उठाना उतना ही गलत होगा। हमारे अपने लोगों के लिए यह दोहरी मार होगी। उन्होंने एक टेलीविजन संदेश में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च की मध्यरात्रि से देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की। इसे बाद में बढ़ा दिया गया और वर्तमान में 4थे चरण में तालाबंदी कुछ ढील के साथ 31 मई तक जारी रहेगा। ठाकरे, जिनकी पार्टी शिवसेना ने पिछले साल लंबे समय तक सहयोगी भाजपा के साथ साझेदारी की थी, ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार ने थोड़ी मदद की है, लेकिन वह किसी भी तरह से लिप्त नहीं होंगे। राजनीतिक भूचाल, महाराष्ट्र सरकार को अभी तक इसकी देय जीएसटी राशि प्राप्त नहीं हुई है। ट्रेन टिकट की लागत का केंद्र शहर अपने मूल स्थानों पर प्रवासी मजदूरों के परिवहन की सुविधा के लिए अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। अभी भी कुछ दवाओं की कमी है। हमने पीपीई किट और अन्य उपकरणों की कमी का सामना किया। लद्दाख में तनाव बढ़ जाता है क्योंकि चीन और अधिक सैनिकों को लाता है। भारत आक्रामक मुद्रा बनाए रखता है। चीनी सेना लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पैंगोंग त्सो जिल और गैलवान घाटी के आसपास के क्षेत्रों में अपने सैनिकों को तेजी से बढ़ा रही है। एक स्पष्ट संकेत भेजती है कि यह भारतीय सेना के साथ अपने टकराव को जल्दी समाप्त करने के लिए तैयार नहीं था। जो लोग परिचित हैं, शनिवार को विवादित क्षेत्र की स्थिति ने कहा। चीनी पक्ष ने विशेष रूप से गालवन घाटी में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। पिछले 2 सप्ताह में लगभग 1000 टेंटों का निर्माण किया है और बंकरों के निर्माण के लिए भारी उपकरण लाए हैं। भारतीय सैनिकों के कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने कहा गया है। पिछले 1 सप्ताह में पूर्वी लद्दाख में कई इलाकों में चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ की गई घटनाओं की खबरें आई हैं और दोनों पक्षों के सैनिक कम से कम 2 मौकों पर हाथापाई में शामिल थे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह पता चला कि चीनी सेना ने कई बार भारतीय सैनिकों की आवाजाही को रोक दिया जब वे पैंगोंग त्सो जिल क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। 25 मई से उड़ान सेवाओं की सिफारिश करने के लिए एलायंस एयर 57 दैनिक सेवाएं संचालित करें। एयर इंडिया की क्षेत्रीय शाखा एलायंस एयर ने शनिवार को कहा
कि वह 25 मई से अपनी उड़ान सेवाओं की सिफारिश करेगी और अपने नेटवर्क में विभिन्न गंतव्यों के लिए 57 दैनिक सेवाओं का संचालन करेगी। एयरलाइन ने अपने शेड्यूल में देश भर में अधिकतम क्षेत्रीय टच पॉइंट को जोड़ने की कोशिश की है। एलायंस एयर ने जल्द से जल्द अपनी जड़ों की ओर वापस उड़ान भरने की यात्रियों की सुविधाजनक विकल्प प्रदान करने के लिए कहा। दिल्ली से ग्राहकों के पास जबलपुर, जयपुर, बीकानेर, देहरादून, चंडीगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज की यात्रा करने का विकल्प है। लुधियाना, धर्मशाला सीधी उड़ानों के साथ, जबकि मुंबई से भुज, भावनगर और दीव के लिए सीधी उड़ानें हैं। इसने कहा कोलकाता से गुवाहाटी, झारसुगुड़ा और लीलाबरी के लिए सीधी उड़ानें ग्राहकों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। सीधी उड़ान के साथ क्षेत्रीय कनेक्शन यह कहा गया जयपुर से आगरा, देहरादून से पंतनगर, कोल्हापुर से बेंगलुरु, मैसूरू से गोवा, मैसूरू से कोची, कोची से अगत्ती तक अन्य। – 2608 नए कोरोना वायरस मामले, महाराष्ट्र में 60 मौतें। महाराष्ट्र में शनिवार को 2608 नए कोरोना वायरस रोगी और 60 लोगों की मौत की सूचना है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है राज्य में कुल मामलों की संख्या 47,190 हो गई और मृत्यु का आंकड़ा 1,577 तक पहुंच गया। इसमें कहा गया कि 821 मरीज बरामद हुए और दिन के दौरान अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य में बरामद कोरोना वायरस रोगियों की संख्या को 13,404 तक ले जाया गया है। बंगाल राज्य के लिए घरेलू उड़ान सेवाओं को स्थगित करने के लिए केंद्र से आग्रह करने के लिए सीएम ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को 30 मई को कोलकाता हवाई अड्डे पर और 28 मई को बागडोगरा हवाई अड्डे पर सेवाओं को स्थगित करने का अनुरोध करने के लिए कहा है। राज्य ने पहले ही केंद्र से मई तक विशेष ट्रेनों की आवाजाही बंद करने का आग्रह किया है। 27 बनर्जी ने कहा कि अधिकारी राज्य में लौटने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए घर से संगरोध के लिए जाने के लिए कहेंगे, लेकिन उन्होंने सरकार से सहयोग करने और प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया। सुखद घर से बेहतर हो सकता है, लेकिन आपको अलगाव के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि लौटने वालों के लिए प्रत्येक जिले में परीक्षण सुविधाएं होंगी। किसी भी धार्मिक सभा को रोकने के लिए MHA के आदेश के अनुसार उन्होंने लोगों से इस साल घर पर ईद उल फितर मनाने का आग्रह किया। कृपया हमारे साथ सहयोग करें। बंगाली नववर्ष लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले आयोजित नहीं किया जा सकता था। अन्नपूर्णा पूजा आयोजित नहीं की जा सकती थी। कृपया आप ईद की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होने से बचें। एक बड़ी सभा कुछ सेकंड के भीतर संदूषण का कारण बन सकती है, उन्होंने कहा। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए 50% परिवर्तित आइसोलेशन कोचों का उपयोग किया। रेलवे ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस रोगियों के लिए उसके 5,213 आइसोलेशन डिब्बों में से 50% का इस्तेमाल अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए किया जाएगा। PTI ने शुक्रवार को बताया था कि 21 मई को दिए गए एक आदेश में रेलवे बोर्ड ने इन संशोधित डिब्बों में से 60% को अनुमति दी थी प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेनों को संचालित करने के लिए। अधिकारियों ने कहा कि इन गैर एसी कोचों को सामान्य कोचों में नहीं बदला जाएगा, लेकिन सेवाओं के लिए वे के रूप में उपयोग किया जाएगा। हमने अब तक 5,000 ऐसे कोचों को परिवर्तित किया है और हमारे पास 80,000 बेड उपलब्ध हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने शनिवार को कहा कि इन कोचों को राज्यों की इच्छा के अनुसार तैनात किया जा सकता है, लेकिन चूंकि वे अब तक उपयोग में नहीं थे, इसलिए हमने 50% का उपयोग करने का निर्णय लिया है। अन्य कोविड-19 देखभाल केंद्र के रूप में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। यदि आवश्यक हो, जब भी ट्रेनों में इस्तेमाल की जाने वाली कोविड-19 देखभाल के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। सिक्किम ने पहले कोविड-19 मामले की रिपोर्ट दी क्योंकि दिल्ली रिटर्न का परीक्षण सकारात्मक था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सिक्किम ने अपना पहला कोविड-19 मामला शनिवार को 25 वर्षीय छात्र के रूप में रिपोर्ट किया, जो हाल ही में दिल्ली से लौटा था। इस बीमारी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। परीक्षण के लिए यह रिपोर्ट सकारात्मक आई। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक सह सचिव पेम्पा तशेरिंग भूटिया ने यह संवाददाताओं से कहा। दक्षिण सिक्किम जिले के राबंगला का रहने वाला छात्र सर तुतोब नामगिरी मेमोरियल STNM अस्पताल में यह उपचाराधीन है। उन्होंने कहा छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली में था। दिल्ली नगर निकाय ने प्रवासियों पर कीटाणुनाशक का छिड़काव किया। कहते हैं कि मशीन को प्रबंधित नहीं किया जा सकता।
लाजपत नगर 3 में एक स्कूल के बाहर कतारों में प्रतीक्षा कर रहे प्रवासियों को शुक्रवार को एक सफाई अभियान के दौरान दक्षिण दिल्ली नगर निगम SDMC के कार्यकर्ताओं द्वारा कीटाणुनाशक के साथ छिड़का गया था। प्रवासी एक श्रमिक विशेष ट्रेन में सवार होने से पहले अपनी स्क्रीनिंग की प्रतीक्षा कर रहे थे। हेमू कालानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाजपत नगर में लाल साई मार्केट के विपरीत स्कूल एक आवासीय कॉलोनी में है। परिसर और जमीन और सड़क की कीटाणु शोधन के लिए निवासियों और प्रतिबंधियों से भारी मांग थी। तदनुसार प्रोटोकॉल अर्हत के दिशा निर्देशों के अनुसार कीटाणुनाशक छिड़काव शुक्रवार शाम को स्कूल के भीतर और आसपास किया जा रहा था। नागरिक निकाय के एक अधिकारी ने कहा। मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ कहते हैं कि प्रवासियों से ट्रेन टिकट के लिए शुल्क लिया जाता है। नाथ ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, केंद्र और राज्य सरकार बड़े दावे कर रही है कि प्रवासी कामगारों और गरीबों के घर भेजने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है और उनसे कोई किराया नहीं लिया जा रहा है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। एक वीडियो में एक व्यक्ति यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि उसे भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से दरभंगा जाने वाली ट्रेन के प्रत्येक टिकट के लिए 575 रुपये का टोकन दिया गया था और अधिकारियों ने कहा कि इस टोकन के खिलाफ टिकट रेलवे स्टेशन पर दिया जाएगा। अतीत में कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें रेलवे टिकटों के लिए पैसा वसूल किया गया है। अब टिकटों को चार्ज करने के लिए राज्य द्वारा एक और तरीका खोजा गया है। यह भोपाल की तस्वीर है जहां टोकन लिया जा रहा है। टिकट के पैसे वसूलने के बाद बेशर्मी की हद यह उनकी हकीकत है, नाथ ने एक अन्य ट्वीट में कहा। दूसरी तरफ राज्य के भाजपा उपाध्यक्ष और पार्टी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस आरोप को राजनीति से प्रेरित करार दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रेडिट गारंटी योजना के तहत MSME को 12,000 करोड़ रुपए तक के ऋण की पेशकश की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शनिवार को कहा कि वह सरकार द्वारा घोषित 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS के तहत MSMEs को 12,000 करोड़ रुपए तक का ऋण दे सकती है। इस हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसकी घोषणा की। मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों MSMEs का समर्थन करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की 100% क्रेडिट गारंटी योजना, जो कोरोना वायरस संकट से प्रतिकूल रूप में प्रभावित हुई है। मौजूदा MSME उधारकर्ताओं को 29 फरवरी तक 25 करोड़ रुपए तक के बकाया ऋण के साथ और 100 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार के साथ योजना के तहत धन के लिए पात्र होंगे। हमारे मामले में उस विशेष पोर्टफोलियो की राशि 58,000 करोड़ रुपए होंगी। इस तरह 20% हिस्सा 10,000 करोड़ रुपए से 12,000 करोड़ रुपए का होगा। बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO संजीव चड्ढा ने कहा, हम सरकार की गारंटीकृत योजना के तहत आने वाले समय में अपने MSME ग्राहकों को उपलब्ध करा सकते हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 6,767 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। भारत ने कोविड-19 मामलों ने रविवार को लगातार तीसरे दिन सबसे बड़ा स्पाइक देखा, जिसमें पिछले 24 घंटों में 6,767 नए संक्रमणों की सूचना दी गई, जो राष्ट्रव्यापी रूप से 1,31,868 हो गए, जबकि 147 के बाद इस बीमारी की वजह से मरने वालों की संख्या 3,867 हो गई। मंत्रालय के बुलेटिन के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अधिक घातक परिणाम 73,560 तक पहुंच गए हैं। 54,440 लोगों की मौत हो गई है। एक मरीज दूसरे देश में चला गया है। मंत्रालय के बुलेटिन के अनुसार लगभग 41 से 38% मरीज स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अब तक बरामद हुए हैं। उपन्यास कोरोना वायरस महामारी के कुल मामलों की पुष्टि में विदेशी भी शामिल हैं। शनिवार सुबह से अब तक हुई 147 मौतों में से 60 महाराष्ट्र में, 27 गुजरात में, 23 दिल्ली में, 9 मध्य प्रदेश, राजस्थान से 7, तमिलनाडु में 5, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में 4, उत्तर प्रदेश में 3 और आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड और झारखंड में 1। डेटा गोपनीयता मुद्दों पर भारत सरकार के साथ काम करेगा, जूम करें। पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम ने कहा है कि वह डेटा गोपनीयता और सुरक्षा मुद्दों पर भारत सरकार के साथ सक्रिय रूप से संलग्न है, यह कहते हुए कि वह सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को जूम पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगने के बाद यह बयान आया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में अभी भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड कॉल नहीं है और एक सुरक्षित नेटवर्क पर नहीं चलता है। यह भी दलील है कि जूम ऐप में बग है, जिसका जानबूझकर जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है।
तीसरे पक्ष के उपयोगकर्ताओं और भी भारत सरकार को नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी द्वारा इस मुद्दे के बारे में अवगत कराया गया है। एससी ने केंद्र से 4 सप्ताह के भीतर दलील का जवाब देने के लिए कहा है और मामले में जूम वीडियो कम्युनिकेशंस का जवाब दिया है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।